हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम पुनः प्रश्नों को हल करने का शॉर्टेस्ट मेथड बताने वाले हैं, लेकिन पार्ट 6 शुरू करने से पहले पार्ट 5 के 7 प्रश्न छूट गए थे। पहले हम उसे समाप्त कर लेते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह गई। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं दूसरी संख्या n2 है और एक संख्या का 60% इससे घटाया जा रहा है, n1 है एक संख्या, और इसका 60% हम माइनस कर रहे हैं। तो यह दूसरी संख्या जो है घटकर 52% बचती है, n2 का 52%। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अगर ये n2 है, ये संख्या कोई है, तो ये 100% है अपना, ठीक। अब n2 अगर हम इधर लाएंगे, n2 का 52% और फिर ये 100% है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो n2 माइनस n2 का 52% बराबर n1 का 60%। यहाँ पे 100 है तो 52 घटेगा तो 48% हो जाएगा n2, और यहाँ पर n1 और इंटू 60%। परसेंट से परसेंट हटा दें, n1 और n2 का रेशियो पूछा गया है, तो ये n2 इधर जाएगा, इसके नीचे आएगा, ये 48 इधर है और ये 60 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इसके, और इसको काट देंगे तो 12 चौको 48, 12 पचे 60, 4 और 5 का अनुपात होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हों होगा। देखिए, ये हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है, हम टेलीफोन कह रहे हैं, और कंप्यूटर कितने लोगों के पास? ये कंप्यूटर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और कंप्यूटर जो है 75% लोगों के पास, और 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। ये हम 25% दिया गया है। अब पूछा गया तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों है। तो यहाँ पर देखिए, केवल सेलुलर टेलीफोन अगर पूछा जाए, कितने लोगों के पास केवल सेलुलर टेलीफोन है, तो इसके लिए आप जो है 30% में से कॉमन वाला घटा देंगे 25, तो केवल 5% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है। और कितने लोगों के पास कंप्यूटर है? आप 75 में से 25 घटाएंगे तो 50% लोगों के पास कंप्यूटर है। तो अब पूछा गया है कि वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हैं, तो ये केवल टेलीफोन वाले हैं 5% और 25% जिनके पास दोनों हैं, और ये जो है केवल कंप्यूटर जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर है। तो 50, 25, 75 और 5 80% जो है होगा आंसर। ऐसे लोग जो हैं 80% है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, तो वह संख्या क्या होगी? मान लेते हैं संख्या n है और संख्या n को जो है उसी के 25% से गुणा कर रहे हैं, तो n का 25% ये है, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वह संख्या अपना उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है।
तो गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। तो गुणा करने पर मिलने वाली संख्या ये n है और 200% अधिक हो जाती है, अर्थात n का 200% निकालेंगे तो 2n आएगा। ठीक, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा 3n और n का n में मल्टीप्लाई, n स्क्वायर इंटू 25%। n से n कैंसिल कर दीजिए और ये परसेंट हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ा दीजिए या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लिए। अब n बराबर ये 25 इधर जाएगा तो 300 बटे 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो वह संख्या 12 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों के बचतों का अनुपात 8, 9 और 20 हो तो A का वेतन ज्ञात कीजिए। तो A की बचत यहाँ पर देख लेते हैं। A की बचत जो है 20% होगी। अगर A जो है 80% वेतन जो है खर्च कर देता है, यहाँ पर देखिए खर्च कर देता है, तो 80% अगर खर्च करेगा तो 20% जो है बचेगा। तो A का हम 20% लिख देते हैं। और फिर B जो है 85% खर्च करता है, तो B का जो है 15% बचेगा। और C जो है 75% खर्च करता है, तो इसका जो है 25% बचेगा। ये जो है बचत है। और बचत का अनुपात दिया गया है तो हम मान लेते हैं 8x और 9x और 20x, बचत में ये अनुपात है। तो यहाँ से हम A की इनकम निकाल दे रहे हैं। अगर A का 20% 8x है तो A की इनकम जो होगी क्या होगी, 100% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 100% क्या होगा, अगर 20% 8x है तो 8x और इंटू 100 और बाई 20, 20 चौको 20, 25, 100, 5/40x, ये इनकम है। अब B की इनकम क्या हो जाएगी, अगर 15% जो है 9x है तो 100% क्या हो जाएगा इसका 9x और इंटू 100 और बाई 15, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20, 20 3 60x। C की इनकम निकाल ले रहे हैं x के फॉर्म में, तो 20x और इंटू 100 और बटे 25, 25 चौको 100, 20 चौको 80। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनकम है A की, B की और C की। अगर इसका अनुपात देखा जाए तो HCF से भाग दे देंगे तो 20x HCF आ रहा है, 20 दूनी 40 और 20x से इसमें भाग देंगे तो 20 3 60 और 20 चौको 80। तो अनुपात इनकी आमदनी का अर्थात इनकम का अनुपात 2, 3, 4 में है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेतन का अनुपात A, B और C के वेतन का अनुपात हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं 2:3:4। तो इनके वेतन का जोड़ भी दिया गया है 72,000। तो A का वेतन पूछा गया है, तो आप जानते हैं अनुपाती योग जो है नीचे लिखते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 9 और क्योंकि A का वेतन पूछा गया तो A ऊपर रहेगा जो अनुपात है, और फिर इंटू 72,000 सब जोड़, सबकी इनकम का जोड़ 9 अठे 72 और 8 दूनी 16, तो 16,000 जो है A की इनकम आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
तो यहाँ प्रश्न देखते हैं, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है। तो समग्र पूंजी पर उसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? तो देखिए 3 भाग में पूंजी जो है डिवाइड है। पूरी पूंजी का 1/4 भाग और फिर जो है 2/3 भाग, और शेष पूंजी क्या बची? तो शेष पूंजी निकालने के लिए एक में से हम 1/4 और प्लस 2/3 जोड़ के घटा देते हैं और यह आएगा 1/12। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो है तीसरा भाग जो है 1/12 हुआ। अब जो है पूरी पूंजी को जो है 1/4 भाग बांटा जा रहा है, 3% ब्याज इससे मिलता है, और पूरी पूंजी का 2/3 भाग दिया जा रहा है, उस पे जो 5% ब्याज मिलता है, और 1/12 भाग दिया जा रहा है पूरी पूंजी का, उस पे 11% ब्याज मिलता है। तो हम पूरी पूंजी जो है क्या होगी, कुछ भी लेकर हम हल कर सकते हैं, और वो केवल 12 के गुणज के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि 4, 3 और 12 का मस जो होगा वह 12 होगा, तो इसलिए 12 के गुणज के रूप में लेंगे। तो हम 1200 ले लेते हैं, पूरी पूंजी जो है 1200 ले लेते हैं, ये पूरी पूंजी है, मान लीजिए कि 1200 रुपये, और इसका जो 1/4 भाग क्या आएगा, 300 रुपये। 300 रुपये आएगा, क्योंकि 1/4 भाग दिया जा रहा है, अभी मैं केवल भाग निकाल रहा हूँ, और 2/3 भाग, 3 चौको 12, 4 दूनी 800 रुपये आएगा, और ये जो है 100 रुपये आएगा। तो 300 रुपये ये पैसे बांटे जा रहे हैं, 1/4 भाग पूरी पूंजी का 1/4 भाग 300, और 2/3 भाग 800, और 1/12 भाग 100 रुपये। इस पे जो है 3% ब्याज मिलता है, 3% इसका ब्याज जो होगा वह जान ही रहे हैं, 300 का 3% निकालना है, तो इसमें 1% निकालने के लिए आप 100 से भाग देते हैं तो 3 हो जाएगा, और 3% 9 हो जाएगा, तो 9 रुपये आ जाएगा। और इसका जो है निकालना है, 5% ब्याज मिलता है, तो 5% 40 होगा, 40 रुपये ब्याज होगा, और इसका जो है 11%, तो ये आ जाएगा 11 रुपये। तो ये ब्याज मिल रहा है, जो पैसे ब्याज के लिए दिए जा रहे हैं 300, 800 और 100 रुपये, ठीक। और टोटल ब्याज जो होगा 40 और 10, 50, 60 रुपये टोटल ब्याज। अब जो है ब्याज की दर बतानी है, तो टोटल इनकम 1200 रुपये है, और ब्याज आया 60 रुपये, तो दर निकालना है हमें, तो टोटल ब्याज बटे 1200 गुणे 100, 12 पचे 60। तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज 5% होगा, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पे लिख दिया गया है, तो केवल नंबर लिखा है, न्यूमेरिकल नंबर, तो यह 5 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता, तदनुसार उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाती? तो देखिए आय हम पहले मान लेते हैं, आय मान लीजिए उसकी 100 रुपये है, और 75% खर्च कर देता है, अर्थात जो है खर्च हम लिख लेते हैं 100 का 75% 75 रुपये होगा, और तब बचत हम आसानी से बता सकते हैं, यदि 100 रुपये का इनकम है, 75 रुपये खर्च करता है, तो बचत 25 रुपये होगी। अब कहा गया है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। आय देखिए 100 रुपये है, अगर 20% बढ़ जाएगी तो 120 रुपये हो जाएगी आय, और यह जो सब रुपया में लिखा जा रहा है। अब खर्च जो है 15% बढ़ जाता है, देखिए कहा गया कि वह 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% वृद्धि कर देता है। तो ये खर्च 75 रुपये कर रहा था, अगर 75 रुपये का 15% बढ़ा दिया जाए
तो 75 रुपये का हम जो है 115% निकाल दे रहे हैं, क्योंकि 15% बढ़ जा रहा है। 75 रुपये है और इसमें जो है 15% की वृद्धि की जा रही है, तो 75 का 115% हो जाएगा। और यहाँ पर हटाएंगे, ये डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा और इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणनफल 86.25, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं खर्च जो है 86.25 रुपये हो गया। अब बचत कितनी होगी, 120 में से हम घटाएंगे, तो इसमें से 120 में से अगर खर्च घटाएंगे तो आएगा 33 रुपये 75 पैसे। अब पूछा गया है तदनुसार उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए बचत पहले 25 रुपये था, अब बचत कितनी हो गई 33.75। तो वृद्धि, हम वृद्धि % निकालने के लिए पहले वृद्धि निकालते हैं। तो 25 5 30 और 3 मतलब 8 रुपये 75 पैसे वृद्धि है, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं वृद्धि % निकालने के लिए वृद्धि गुणे 100। और जो पहले की वैल्यू थी अर्थात 25 रुपये, अब 25 चौको 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पचे 20, 4 से 28, 29 30, 4 उठे 32, 4 पचे 20, 4 से 28, 29 30, 4 उठे 32, 32 और 3 35। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 अंक पे, 35% जो है उसकी बचत में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए पहले 2500 लोग हैं और इनमें से केवल 60% लोग बचत करते हैं। तो 2500 का आप 60% निकाल लीजिए, बचत करने वालों की संख्या मालूम हो जाएगी। 25 छक्का 150 और 0 बढ़ाएंगे तो 1500 लोग बचत करते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद कहा गया इनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में और शेष शेयर में। तो मतलब 30% और 32%, 62% लोग अलग जगह बचत करते हैं। लेकिन शेयरों में जो है 100 में से घटाएंगे तब पता चलेगा शेयर में कितने % लोग बचत करते हैं इनमें से, ठीक। क्योंकि 1500 का 30% लोग बैंक में और 32% डाकघर में जमा करते हैं, शेष जो है शेयर में। तो शेयर में बचत करने वालों का % इन दोनों को ऐड करके 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से अगर हम ऐड करेंगे 62 घटाएंगे तो आ जाएगा 38%। 38% लोग जो है शेयर में बचत करते हैं। अब इनकी संख्या हमें निकालना है, तो 1500 का 38% हम निकाल देते हैं, संख्या निकल आएगी। तो 1500 गुणे 38/100, यहाँ पे 38% निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये शेयर में बचत करने वालों की संख्या निकलेगी, कैंसिल कर दीजिए। 15/120, 15 3 45, 45 और 12, शायद 570 हो, 47, 45, 15 से 5, 120, तो 570 जो है इनकी संख्या होगी। तो ऑप्शन बी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो आगे का प्रश्न पार्ट 6 का है, तो देखते हैं पार्ट 6। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। अवैध मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर जो है 95% वोट वैध थे और सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% पाया। देखिए सफल उम्मीदवार कितना % वोट पाएगा, पहले ये निकाल देते हैं। 95% लीगल वोट थे और इसका जो है 60% वोट पाया। तो 95% का 60% निकालना है, तो यहाँ पर जो है हम इसको भूल जाते हैं, ठीक, क्योंकि % हमें निकालना है। तो 95 और
यहाँ पर जो है ये हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल 60 और 6 पच्चीस 30, 6 9 54, 55 56 57 57% आएगा। 57% वो वोट पाया जीतने वाला उम्मीदवार और 684 मतों से चुनाव जीत गया। अगर 95% वोट हैं और अकेले जीतने वाला 57% पा लिया तो हारने वाला कितना वोट पाया हम घटा देंगे। इसमें से इसको घटा दें, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 38% वोट जो है हारने वाला पाया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हारने वाले का परसेंट आ जाएगा। अब जो है इनका अंतर दिया गया है 57% और -38% इक्वल टू दिया गया है 684। 17 में से 8 घटाएंगे 9 और 4 में 3 घटाएंगे 19% बराबर 684 है। तो पूछा क्या गया है अवैध मतों की संख्या। अवैध मतों की संख्या देखिए, अगर 95% वोट वैध थे तो अवैध तो 5% होंगे। तो 19% 684 है और अवैध मत हमें निकालना है अर्थात 5%। तो 1% हम पहले निकाल देते हैं। 684 में जो है 19 से भाग देंगे, 1% निकल गया और 5% निकालना है तो 5 से गुणा कर दीजिए। 19 से भाग देंगे, 19 तियाँ 57, 19 छक्का 114, 36 और 36 बचे 5 छक्का 30, 5 3 15, 16 17 18, 180 वोट जो है वो अवैध हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। श्रीमान चौबे ने अपनी बचत को पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी के बीच बांट दिया। उनकी पत्नी ने कुल बचत का 40% पाई। उनके दोनों बेटे ने शेष धन का 55% पाया। उनकी बेटी ने शेष रुपए 1,24,200 प्राप्त की। उनकी पत्नी तथा दोनों बेटों द्वारा प्राप्त धनराशि क्या है? तो देखिए, पहली बात तो इसमें जो है उनकी पत्नी ने कुल बचत का 40% पाई। तो 40% उसकी पत्नी का जो परसेंटेज है 40% है। उनके दोनों बेटे ने शेष धन का 55% पाया। तो दोनों बेटे, 2 बेटों ने कितना पाया? शेष धन कितना बचा? 60% बचा। 60% का 55% हमें निकालना है। तो हम 60 का 55% निकालेंगे, वही परसेंट आएगा। यहाँ पे परसेंट हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 60% का 55% लिखें या 60 का 55%, हमें नंबर से मतलब है। तो हम परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग हुआ यहाँ पे, ठीक। और 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33 और 1 अंक पे, क्योंकि हमने केवल 0.6 से गुणा किया है, 0 नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 अंक पॉइंट 33% जो है दोनों बेटों का हिस्सा हुआ। अब जो है शेष जो उसकी बेटी पा रही है, बेटी का कितना परसेंट हुआ? बेटी देखिए 1,24,200 रुपये प्राप्त की, लेकिन ये परसेंट कितना है? तो इसको ये परसेंट और ये परसेंट हम ऐड कर लेते हैं। 40, 30, 70 और 3 73। तो 73, अगर 100 में से हम 73 घटाएं तो परसेंट आ जाता है बेटे का परसेंट। ये बेटे का परसेंट आ जाएगा 27%। तो यहाँ पर बेटी का शेयर 27%, लेकिन दिया गया उनकी बेटी ने शेष इतना रुपए प्राप्त किया, अर्थात 27% प्राप्त किया और इतना रुपए। तो 27% बराबर 1,24,200 के बराबर है। लेकिन पूछा क्या गया है उनकी पत्नी तथा दोनों बेटों द्वारा प्राप्त धनराशि क्या है? तो पत्नी और दोनों बेटों द्वारा प्राप्त प्रतिशत देखें तो 40 और 30, 70 3 73% पत्नी और 2 बेटों ने प्राप्त किया। तो यही आय पूछा गया है। लेकिन 27% हमें मालूम है
तो 27% बराबर पूरी इनकम का 1,24,200 है। 1% अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो है 1 2 4 और 2 0 0 बटे 27 से भाग दे देंगे। लेकिन हमें निकालना है, पूछा गया है कि उनकी पत्नी तथा दोनों बेटों द्वारा प्राप्त धनराशि, अर्थात हमें 73% निकालना है। और ये 1% है तो हम 73% डायरेक्ट निकाल दें। एक क्यों लिखें, 73% हमें धनराशि चाहिए। अब ये 1% है तो इसमें 73 से गुणा करेंगे, 73% आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम काट देते हैं। 9 त्रिक 27, 9 एक कम 9 और 9 त्रिक 27, 9 अठे 72 और 2 0। फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 2 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,35,000 और 800। तो इस प्रकार जो है पत्नी तथा दोनों बेटों का जो शेयर होगा 3,35,800 रुपये होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक कारखाने में वर्ष के आरंभ में सभी कर्मियों का वेतन समान है। वर्ष के दौरान 1/3 स्टाफ का वेतन 30% बढ़ जाता है तथा 1/5 स्टाफ का वेतन 4% कम हो जाता है और बाकी लोगों का वेतन वही रहता है। वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर देखिए जो स्टाफ जो बँटा हुआ है उसको हम पहले देख लेते हैं। स्टाफ में पहले तो सेम रहता है इनकम, फिर 1/3 स्टाफ का वेतन 3% बढ़ता है और 1/5 स्टाफ, और जो शेष स्टाफ है एक में से हम घटा देते हैं और 1/3 प्लस 1/5 को, तो शेष स्टाफ पता चल जाएगा। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और प्लस 5 3 15, 3 एकम 3, 8/15, 1 माइनस 8/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/15। तो ये हुआ 3 भाग में बांटा जा रहा है। देखिए एक चीज़ है कि 1/3 स्टाफ का वेतन जो है 3% बढ़ा, 1/5 स्टाफ का वेतन जो है 4% कम हो गया और शेष स्टाफ का वेतन में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर जो हर होगा उसका HCF मास से निकालेंगे और वही जो है स्टाफ तो चाहे जितने हो सकते हैं, लेकिन वही जो आप स्टाफ ले लेंगे और उनकी इनकम पहले शुरू में समान है, अर्थात 15 स्टाफ हम लेते हैं, 15 स्टाफ हम लेते हैं और सबकी इनकम समान है, अर्थात 100 रुपये के बराबर हम मानते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम 15 स्टाफ मान रहे हैं। ये टोटल स्टाफ है 15 और इसमें जो है 1/3 भाग और इनका प्रत्येक का वेतन 100 रुपये मान लेते हैं। वेतन इनका जो है प्रत्येक का वेतन हम 100 रुपये मान लेते हैं, अर्थात 1500 वेतन हुआ। और इसमें 1/3 स्टाफ हम बांट दिए और इसका जो है 1/5 स्टाफ और इसका जो है 7/15, 3 भाग में स्टाफ को बांटे तो 15 का 1/3 5 हो जाएगा और 15 का 1/5 3 हो जाएगा और 15 का 7/5 7 हो जाएगा। देखिए इनके वेतन में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इनका वेतन जो है कितना % बढ़ा, 3% बढ़ गया। तो ये 5 स्टाफ हैं और इनका वेतन जो है पहले 100 रुपये था, अर्थात 500 था। 5 स्टाफ हैं तो 500 वेतन होगा और 3% बढ़ोतरी हो गई तो 500 का जो है
3% हम निकाल लेते हैं। 500 का 3% हम यहीं पे निकाल लेते हैं। कैंसिल कर दिए। 15 रुपये बढ़ गया। और यहाँ पर जो है 3 स्टाफ हैं, इनकी इनकम 300 रुपये है। और जो है इसमें 4% वेतन कम हो गया, अर्थात 4% निकालेंगे। 300 का 4% 12 होगा। 12 रुपये माइनस में है। और इनका सेम रहा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनका 7 स्टाफ हैं, तो एक एक स्टाफ का जो इनकम 100 रुपये है, तो 700 ही रहा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पूरे आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा? 15 रुपये बढ़ा, 12 रुपये कम हुआ, तो 3 रुपये की वृद्धि हुई। 3 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। 3 रुपये की वृद्धि, और 3 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, तो पूरी सबकी सैलरी जो है, पूछा गया वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो वेतन तो सबका 1500 है, और 3 रुपये की खाली बढ़ोतरी हुई। तो वेतन जो है कितना परिवर्तन हुआ, हम इसको जो है परसेंट में निकाल ले रहे हैं। अब 3 जो परिवर्तन हुआ, और बटे 1500 जो पहले की इनकम थी, और 3 रुपये क्योंकि बढ़ गया, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना % जो है बढ़ेगा। 0 0 और 3 पचे 15, 1/5% की वृद्धि दर्ज की गई। और 1/5 मीन्स की 0.2% वृद्धि। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, और सी की आय ए तथा बी की आय के योग से 10% कम है। तो सी की आय, यदि सी की आय 19,800 प्रति माह हो, तो बी की आय क्या होगी? तो देखिए, बी की आय से 20% अधिक है ए की आय, तो हम बी की आय पहले मान लेते हैं। बी, ए और सी लिख लेते हैं। बी की आय 100% है, तो ए की आय 20% अधिक है, तो 100 अगर 20% अधिक होगा तो 120% होगा। और सी की जो आय है वो दिया गया है कि ए तथा बी की आय के योग से 10% कम है, तो 100 और 120 हो गया, 220। 100 और 120 220, 220 से जो है 10% कम है, 220% ये हो गया। 220% का 90% हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 220% है। अगर इसका हम 90% निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि सी का आय कितना % है। तो इसका 90% हम निकाल लेते हैं। 220 का 90%, यहाँ पे हम % हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे % हटाएंगे तो 0 0 कैंसिल होगा। 220 का 90% हम निकाल रहे हैं, अर्थात जो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198% सी की आय है। अब कहा गया है कि यदि सी की आय 19,800 प्रति माह हो, तो बी की आय क्या होगी? बी की आय देखिए 100% है, और सी की आय 198% है। ठीक, तो 198% सी की आय है, और वह किसके बराबर है? 19,800 के बराबर है। तो 100% हमें निकालना है, अर्थात बी की आय, तो 19800, 1% हम निकाल लेते हैं, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, ये आ जाएगा आपका 100, और 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 4 0 बढ़ जाएगा, अर्थात 10,000। तो जो बी की आय है वो 10,000 होगी। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया। 3 विषय में से 2 विषय में उसे क्रमशः 60 तथा 82% अंक मिले। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे विषयों का पूर्णांक क्रमशः 75, 100 तथा 125 हो, तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले?
देखिए यहाँ पर तीनों विषय के पूर्णांक लिखे गए हैं, तो हम पहले कुल पूर्णांक देख लेते हैं। कुल पूर्णांक 300 है, इसको हम ऐड कर लेते हैं तीनों को। और इसमें से उसने विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किया, तो प्राप्तांक, ठीक, विद्यार्थी ने इतना अंक प्राप्त किया 300 का 75%, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 22, 225 नंबर प्राप्त किया। लेकिन वह दो विषय में कितना पाया है, 60 और 82, तो तीसरी विषय का नंबर पूछा गया है, तो हम इसे जोड़ लेते हैं। 142 दो विषय का नंबर, दो विषय का मार्क्स 142, इसको हमने ऐड कर लिया। अब पूछा गया तीसरे बस विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो कुल में से ये जो पाया है उसमें से तीनों विषय में इतना पाया है, दो विषय का अंक हम घटा देते हैं, तो तीसरे विषय में पता चल जाएगा कितना अंक प्राप्त किया है। 225 में से हम 142 घटा देते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और फिर 12 में 4 जा 8, तो 83 नंबर जो है वह तीसरी विषय में पाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है सही है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में तथा 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए 15%, 20% और 35% ऐड कर लेते हैं, ये उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो 35 और 15 50 हो गया, 50 60 70, 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 70% पास हैं, तो फेल होने वाले 30%, फेल का परसेंट हम लिख लेते हैं, फेल परसेंट 30% विद्यार्थी जो हैं फेल अर्थात अनुत्तीर्ण हैं। अब देखिए, और यह संख्या दी गई है, 30% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। हमें 100% ही विद्यार्थी रहे होंगे, तो 30% 120 है, तो हम 100% निकाल लेते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, तो 120/30 1%, और 100 से मल्टीप्लाई 100%, 3 चौको 12 400, तो इस प्रकार कुल विद्यार्थी जो है 400 होंगे। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 600 का 43% प्लस 300 का कितना परसेंट बराबर 399, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। 600 का 43% हम निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे 600 और गुणे 43%, तो परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, प्लस यहाँ पे 300 का, मतलब यहाँ पे हम का हटा दे रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई लगा चुके हैं, बराबर 399 है। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, ये भी परसेंट से कैंसिल कर दीजिए, 6 18 6 चौको 24 25 258 प्लस और क्वेश्चन मार्क इंटू 3 बराबर 399। अब जो है 3 क्वेश्चन मार्क हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर 258 इधर जाएगा, तो 399 में से हम 258 घटा देते हैं, 141 आएगा, 3 और क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क इक्वल जो हो जाएगा 141/3, 3 चौको 12 और 3 सते 21, तो जो है 47 आएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 7.80 का 60% प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14.75 का 3/5, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7.80 का 60%, तो ये परसेंट हटाएंगे, डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पहले से था डेसिमल,
और प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, देखिए का मतलब गुणा, तो इससे इसमें हम नीचे वाले से भाग देंगे। 5 दूनी 10 और डेसिमल 5 9 45 और फिर 2 किसका 5 25 और गुणे 3। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15 3 9 27 1 28 3 दूनी 6 7 8 और 2 अंक पे पॉइंट लगा दें। और यहाँ पर 6 से 0.6 से गुणा करें 7.8 में 6 बटे 48 और 6 सत्ते 42 4 46 और 2 अंक पॉइंट लगा देते हैं और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क बराबर तो 8.85 में से हम घटा देंगे 4.68, तो इसका उत्तर आएगा 4.17। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 470 4/7 4/7 गुणे 350 का 40%। 4/7 गुणे 350 का है, गुणा लगाएंगे 40%, परसेंट हटा दीजिए 7 पचे 35 4 पचे 20 चौको 80। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 380 गुणे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो जो है 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3.8 और ये किसके बराबर है 57 के बराबर। क्वेश्चन मार्क बराबर 57/3.8, तो हम 38 लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो दशमलव हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से 19 3 57 19 दूनी 38 2 पचे 10 और 5 3 15। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 35 75 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 35 ऊपर लिखेंगे 75 नीचे, कितना परसेंट होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 3 75 और 25 चौको 100, तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, हम 3 छोड़ दे रहे हैं। 35 चौको 4 पचे 20 और 4 3 12 13 14 बटे 3 मिक्स में बना लें, इतना परसेंट आएगा। 3 चौको 12 2 3 छक्का 18 2/3, तो 46 सही 2/3% होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। देखिए 40% अगर है संख्या का और 42 जोड़ देते हैं तो वही संख्या मिलती है, अर्थात ये 60% होगा। समझिए, अगर संख्या का 40% है और n का 40% है और ये जो है कुछ जोड़ा जा रहा है और वही संख्या मिल रही है, अर्थात n या 100% कर लें। ठीक, तो ये जो होगा 42 जो होगा वो संख्या का 60% होगा, याद रखिए, क्योंकि संख्या का 40% में कुछ जोड़ा जा रहा है और वो 100% बन जा रहा है। ऐसे समझिए 40% में कुछ जोड़ा जा रहा है और वो 100% बन जा रहा है, तो मतलब ये 60% होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 60% 42 के बराबर है। तो ऐसे सॉल्व कर दें, 60% बराबर 42 और वह संख्या क्या है 100% आप निकाल दीजिए। 42/60 1% होगा, 100 0 0 काट दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई का 100% हो जाएगा। 6 7 42 7 दाम 70। तो इस प्रकार जो संख्या होगी वो 70 होगी, ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। तो वह भिन्न पता करने के लिए आप पहले 15/16 जो मिल रहा है उसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अंश को भिन्न, अंश को हर कह लीजिए और हर को अंश कह लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक, तो देखिए हर में 15% वृद्धि, तो हर नीचे है तो 15% वृद्धि 115%, और अंश में जो है 8% कमी है
तो अर्थात 8% कमी तो 92% हो जाएगा। अगर ये 100% है, 8% कमी होगी तो 92%। ये देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए। अब काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 23 चौको 92 और यहाँ पे 4 चौको 16, तो 3/4 आया। तो यह ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो इसके लिए ट्रिक यूज़ होता है। पहले जो है अधिक है 25%, तो ये 5% होगा, तो 25% अधिक है और ए की आय। यहाँ पे ट्रिक जो यूज होता है x और x + 100 और इंटू 100 होता है। याद रखिए ये x है, अगर कमी होती तो यहाँ पर माइनस लग जाता, लेकिन क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रख दें 25 और बटे 25 + 100 और इंटू 100, कितना परसेंट आएगा? तो ये 125 है, 25 25 125, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो 20% की जो है 20% कम होगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय जो है ए की आय से 20% कम होगी। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना % कम कर देना चाहिए ताकि इस मद में उसका खर्च न बढ़े? याद रखिए इसमें भी वही ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही तो प्लस का यूज़ करेंगे 10 और 100 + 10 और 100 + 10 और इंटू 100। ठीक से लिख देते हैं इसको, 10 और 100 + 10 और इंटू 100। हल करेंगे तो 10/110 और इंटू 100, 0 0, 11 से भाग देंगे, 11 और 99 और 1/11%। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि एक प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे प्रश्न में इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, और ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, अलग अलग साइन है। तो यहाँ पर x पहले कमी हो रहा है और फिर वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि है तो हम फार्मूला बना रहे हैं, आप देखते रहिए। कमी और वृद्धि अर्थात दोनों अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे माइनस यूज होता है। सेम साइन होता है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस, तब यहाँ पर प्लस यूज होगा। और एक्स वाई और बाई 100, ठीक। तो इतना परसेंट आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पे रखते हैं 20, रखते हैं कमी, और फिर 40% बढ़ गई, और यहाँ पे -20 × 40/100, 2 0 कैंसिल कर दिए, 4 दूनी 8, -8 और 40 और 20 हल करेंगे, यहाँ पे 20 आएगा। 20 में से 8 घटा दिए तो 12% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो वृद्धि, तो 12% की वृद्धि, ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का 60% हिंदी भाषा की हैं, शेष बची पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी भाषा की हैं तथा शेष पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं की हैं। यदि पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की संख्या 14,200 हो तो पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं, 60% हैं, और शेष बची पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी भाषा की, इंग्लिश। तो शेष बची हुई पुस्तकों का 30% कहा गया है, तो पुस्तकें तो 40% बची हुई है, तो 40% का 30% हम निकालेंगे। यहाँ पे परसेंट आएंगे, कैंसिल हो जाएगा 0, 12%। 12% इंग्लिश की हैं और अन्य भारतीय भाषाओं की हैं
तथा शेष पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं की हैं। तो शेष कितना बचा हुआ है, ये रिमेनिंग बुक्स जो है भारतीय जो भी हैं भारतीय भाषाओं की हैं। तो भारतीय भाषाओं की जो बुकें हैं 60, 10, 70, 72% तो ये अकेले हो गई। तो 100 में से आप 72 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जो है परसेंट शेष बची हुई है। जो भी है भारतीय भाषाओं की बुक 10 में 2 घटाएंगे 8 और 9 में से 7 घटाएंगे तो 28% जो है बची हुई हैं बुक। अब दिया गया है कि कुल बुकों की संख्या 14,200 है। पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा तो 14,200 का हम निकाल लेंगे। 14,200 का अंग्रेजी कितना है 12%, तो 12% यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। कैंसिल करेंगे 2 जीरो, 12 दूनी 24 और 12 48, 48 और 2 50 के जीरो और 12 कम 12 और 5 17, तो 1704 जो है इंग्लिश भाषाओं की बुकें होंगी। तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक मशीन का क्रय मूल्य है इतना, यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 2 करोड़ है, 2 लाख, 2 लाख दाम है तो 2 लाख आप लिख लीजिए। हर साल जो है इसमें अवमूल्यन हो रहा है, मतलब 10% ये कम हो रहा है। तो अगर ये 10% कम होगा तो इसका 90% बचेगा पहली साल, और दूसरी साल भी अब इसका जो फिर 10% कम होगा तो फिर 90% बचेगा। अब तीसरी साल भी अब पूरे का फिर 10% कम होगा तो 90% बचेगा। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य यही होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। परसेंट देखिए 3 तो है तो 6 जीरो हम कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो बचा हुआ है। 9 9 81 9 729 और गुड़े 200 हल कर लीजिए। 2 9 18 और 2 दूनी 4, 5 2 सत्ते 14 और 2 जीरो बढ़ा देते हैं तो 1,45,800 दाम आएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 70% विद्यार्थी सफल हुए, 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाए। तो 80% विद्यार्थी सम्मिलित थे, 70% सफल हुए, तो 80 सफल विद्यार्थी हम निकाल लेते हैं। सफल कितने विद्यार्थी हैं, 80 का 70%, कैंसिल करिए 2 जीरो 8 सते 56, 56 लोग पास हुए। लेकिन कहा गया है कि इसको जो है परिणाम को जो है 80% हम मान लेते हैं कि 80% पास हो रहे हैं, तो कितने विद्यार्थियों को रोका जाएगा। तो हम इसे 80% मान लेते हैं विद्यार्थी को, सफल विद्यार्थियों को 80%। तो इस हिसाब से ये हमने माना है, क्योंकि कहा गया है कितना परसेंट रोका जाएगा। ये 80% है तो 100% कितना होंगे, 100% 56/80 और गुणे 100, 0 0 8 सत्ते 56, तो 7 दाम में 70। तो 70 अगर विद्यार्थी हैं, अगर 56 लड़के पास हो रहे हैं उसमें, तो 70 विद्यार्थी हैं, 56 लड़के पास हो रहे हैं, तो 80% पासिंग परसेंट समझा जाएगा। लेकिन अब विद्यार्थियों को रोके जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 80 में से हम जो पहले विद्यार्थी कुल थे उसमें से यह संख्या जो हम घटा देंगे, ठीक। तो 10 आएगा। 10 विद्यार्थियों को जो है रोका जाना चाहिए, तब जो है 80% परिणाम मिलेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो हम पहले अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या निकाल रहे हैं। 1000 लड़के हैं, इसमें से 60% लड़के पास हुए हैं, तो 1000 का 40% हम निकालेंगे। फेल अनुत्तीर्ण हम निकाल रहे हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक। तो यहाँ पर जो है 40% और प्लस 800 लड़कियाँ थी, 40% पास हुई थी, तो इसका जो है 800 का हम 60% निकालेंगे, क्योंकि अगर 40% लड़कियाँ पास हुई तो 60% फेल होंगी। अब हम यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो कैंसिल करेंगे और ये 400 आ गया, और प्लस परसेंट हटाइए, 2 0, 8 छक्का 48, कुल फेल विद्यार्थी जो है 880 हुए। अब यह 1600 में से आ रहा है, वो सर 1800 में से, 1800 में से 880 लोग फेल हुए। अब हम इसका परसेंट निकाल देते हैं, 0 0 0 0, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चौको 8, 2 चौको 8, 0 2 9 18, 9 चौको 36, देखिए 9 चौको 36, 4 4 8 हो गया, 80, 9 8 72, फिर 9 8 72, 9 8 72, लगभग कितना परसेंट, जो कि आंसर ए जो है सही है। इस प्रकार पार्ट 6 और इसके साथ प्रतिशत चैप्टर समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।